गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा लोग का फैक्टर्स का आपको जो कॉन्सेप्ट चल रहा था इसका पार्ट 3 चल रहा है और इस पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट भी हम लोग को समझना है जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा भी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 के गुणनखंडों का औसत। अभी हम लोग ने जो गुणनखंड आते हैं उनका औसत कैसे निकाला जाता है, वैसे तो आप निकाल लेंगे, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। और उसके अलावा इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, मतलब आपको अब संख्या के अंदर कितने पूर्ण वर्ग वाले फैक्टर हैं, कितने पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड हैं, वो भी आपको बताना है। तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज कैरेक्टराइज किया था और उम्मीद है कल का भी वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो देखिए, मैं अगर आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे फैक्टर्स से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। आप एग्जाम में कैसे जल्दी करना है, क्वेश्चन तो आप करेंगे, उसका जो आंसर होगा तो आप करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका कल की क्लास मैंने आपको बताया कि कैसे हम क्वेश्चन को देखकर डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की ही क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो सीजीएल मेंस में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जाम में, तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लिया हूं और ये 3 क्वेश्चन तो डिस्कस तो करना ही करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे पूर्ण वर्ग पूछा जा सकता है, ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये भी दे सकता है पूर्ण घन, कितने ऐसे फैक्टर हैं उस संख्या के अंदर कि पूर्ण घन बना रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कल की क्लास में आप लोगों ने देखा इसके कितने विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा गया था। आज की क्लास में हमने पूछा है आपसे इसके सम गुणनखंड का योग। एक चीज और आपको मैंने बताया भी था, आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपको टोटल फैक्टरों का जो योग होगा किसी भी संख्या का, वो जो बराबर होगा वो सम गुणनखंड का योग प्लस विषम गुणनखंड का योग। कोई 2 इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो तीसरा आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। बहुत ही ध्यान समझिएगा। तो यहां पर आपने जब इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो कल की क्लास में भी आपने इसको देखा था, तो इसका जो फैक्टर आ रहा था ये आ रहा था। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है और ये 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2 होता है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 मिलकर कितना जाएगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 होता है और 5 की पावर 2। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही आपने ब्रेक किया, आपसे पूछा गया कि सभी सम गुणनखंडों का योग, ध्यान दीजिएगा, सभी सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंड का जो आप योग निकालते हैं तो आप हमें ये बताइए 2 की पावर जो 0 वाला चीज था उसको छोड़ देते थे, याद होगा अच्छे से जब मैंने पूरा समझाया था, उसके बाद फिर आप लिखते थे। क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा टाइम आपका यहीं पर लगेगा। 2 की पावर 0 लिख नहीं सकते, 2 की पावर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे। जिनको ये चीज नहीं समझ में आया है तो उस पुराने वाले जो इसके पहले वाले पार्ट हैं उनको जरूर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे साथ। और ये कहां तक जाएगा, 2 की पावर 5 तक। लेकिन ये लिखना नहीं है, ये बस समझा रहा हूं। ऐसे ही 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे कहां तक, 3 की पावर 4 तक। ऐसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, कहां तक लिखेंगे, 3 की पावर 4 तक। 5 वाला क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। बताइए, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब बात यहां पर यह फंस गई कि यहां पर इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे फिर इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, फिर इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका जो ऑप्शन आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं टर्म ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है, ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक, जैसे यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 31 आ जाएगा और 31 से भी भाग देना आसान नहीं है। अगर छोटा कोई फैक्टर होता, जैसे 3 आ रहा था, जैसे कल की क्लास में देखा था, वहां पे हम लोग ऑप्शन से ही कर देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, मे भी शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखा भी हूं और 32 ही हो जाएगा, 16, 8, 4 और 2। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे यहां पर तो ये आपका आ जाएगा 6 2 8, 16 16 4 20, 20 2 22। ठीक है, और यहाँ 4 और 1, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका 62 आ गया। और जैसे 62 आया, ध्यान दीजिएगा आप,
62 आ गया। तो 62 के अंदर आपका 1 2 है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 है और एक 31 भी है, और यहां से कितना आया था, 31 आया था इनटू। आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको अगर देखेंगे तो यह आएगा 81, 3 का पावर 3 कितना आएगा, 27, 9, 3 और फिर 1। क्लियर है? तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, और 8 2 10, 10 2 12, 1 to 1। मतलब कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि 1 to 1 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये अब आपको देखिए आपके सामने निकल कर आ गया कि इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा। और एक बात और समझ सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 62 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 शामिल है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं अपने कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी इसको भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आप टाइम यहां पर भी लेंगे, तो उस टाइम को हम लोग बचा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे आपने देखा कि 121 आ गया, और 121 का मतलब होता है 11 गुणे 11। और अब आप बताइए 11 की डिविजिबिलिटी रूल तो आपको अच्छे से पता है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, और जैसे 2 का पेयर बनाएंगे तो कैसे हमने बताया था, 11 दूनी 22, ये तो पूरा 11 से कट गया। यहां देखिए 11 3 33 -1, 11 छक्का 66, 66 अगर ले जाएंगे तब भी -1, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। ऐसे फिर 2 2 का पेयर बना लीजिए। यहां देखिए 11 5 55 -3, 11 दूनी 22 +4। क्लियर है? फिर यहां देखते हैं 11 दूनी 22 और +1, तो 5 -3, ये 0 नहीं बना रहा, इसका मतलब ये भी नहीं गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। यहां देखिए 11 छक्का 66 -4, 11 दूनी 22 +3 और 11 दूनी 22 +1। देखिए 3 1 4 -4 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये? आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिया था। और आंसर आपका जो आ रहा है 62 × 31 × 121, ठीक है, 232 562। हाँ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही होना भी है, क्योंकि अगर आपका यहां पर इस तरीके से आपने इसको सही निकाला है, तो आप देख रहे हैं ना डिविजिबिलिटी रूल का यूज मैंने कैसे किया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि शुरुआत में अगर छोटी चीजें होती तो वहीं पे दिख जाती, लेकिन यहां पर नंबर ऐसा था कि वो चीज हम लोग समझ नहीं पाए और यहां पर टाइम लग गया। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं डायरेक्ट इसी को निकालता, जैसे ये आप देख रहे थे कि 121, ये वाला जो आपका 121 कहां से आया था, यहां से। अगर मैं डायरेक्ट यही निकालता, अब ऐसा तो पता नहीं होगा, अगर डायरेक्ट मैं यही निकालता तो डायरेक्ट हमारा एक बार में ही आ जाता 11 का मल्टीपल। क्लियर है? और मुझे ये सब निकालने की जरूरत ही ना पड़ती। फिलहाल तब भी आप लास्ट में भी आप कैलकुलेशन में यहां पर टाइम बचा सकते थे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका क्या था, पहला ऑप्शन था। तो उम्मीद है समझ में आ गया। अब चलिए यहां पर आज की क्लास में हम लोग को 3 नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक तो गुणनखंडों का औसत कैसे निकाला जाए, उसके बाद एक ये वाला कितने पूर्ण किसी भी संख्या में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं, कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं, उन सब का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक्स में समझाऊंगा। तो कहीं ना जाइएगा, पूरा आप वीडियो ध्यान पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है? तो चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको भी पता है। औसत क्या होता है आप खुद बताइए। एवरेज आपको अच्छे से पता है। एवरेज का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी आपके पास आंकड़े हैं, उनको आप जोड़ दीजिए और जितनी भी संख्या होंगी उन पे उतनी संख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपका औसत आ जाता है। आप सभी को पता है। इसका मतलब 60 का गुणनखंड पहले हम लोग निकालते हैं कि 60 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। तो 60 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 2, ठीक है, 6 है ना, 6 में एक 2 है और एक 10 में एक 2 है, एक 3 भी है और एक 5 है। बोलिए, तो ये आपका हो गया। और जैसे ये आया तो आप ये बताइए हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई जितने भी गुणनखंडों का अगर औसत निकालना है तो जितने भी गुणनखंड इसके आ रहे होंगे इनका योग भी निकालना पड़ेगा, उनकी संख्या भी निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको नंबर ऑफ फैक्टर, 60 का नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या जो आप पढ़े हैं, और उसके अलावा आपको सम ऑफ फैक्टर भी निकालना है। और जैसे दोनों निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और वो चीज तो आपको अच्छे से पता ही है। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकाल लिया जाए। ये 3, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 3 12। अब ये आगे एक क्यों बढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से पता है, मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, आप पुराने वीडियो देख लीजिए जो इसके पहले वाले हैं। सम ऑफ फैक्टर,
सम ऑफ फैक्टर आप जब निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, कैसे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहां पर एक बात का बस ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं, 4 2 6 1 7। अब इसका गुणा करना स्टार्ट ना कर दीजिएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 6। ये अब ये नहीं कि आप इसको गुणा कर दिए, बात समझिएगा, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर में, यही सम ऑफ फैक्टर में हमें इसी से डिवाइड करना है 12 से, तभी तो आपका ये एवरेज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एवरेज कितना जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना आ गया 14। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो औसत कुछ नहीं है, औसत तो आप पढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसके जो भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योग एक बार निकालेंगे और कितने गुणनखंड संख्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं उनको निकालिए और डिवाइड कर दीजिए सब में, आपका डायरेक्ट औसत आ जाएगा किसी भी गुणनखंडों का, किसी भी संख्या के गुणनखंड का। क्लियर है? 2 क्वेश्चन आपके हो गए। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपको करा दिया। मैं कोई भी, देखिए कोई भी फैक्टर में छोड़ने वाला नहीं हूं। एक मैंने कल डिस्कस भी किया था, एक आपका सार गुणनखंड होता है जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, उसके अलावा जिसे हम कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद ही आपका स्टार्ट होने वाला है। और नंबर सिस्टम का 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपसे बताया भी था, एक तो डिविजिबिलिटी रूल जो आपने पढ़ लिया है, एक पार्ट आपका भी है उसको मैं पढ़ाऊंगा भी, उसके अलावा आपका रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये 2 चीज आपने नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। और आपको अच्छे से पता है हर एग्जाम में आपसे रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे लेवल के क्वेश्चन, बड़े लेवल क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात, इतनी बड़ी संख्या में आपको यह पता लगाना है कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। तो अब बताइए इसका मेथड, अगर जब तक आप इसका मेथड नहीं जानेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़कर ही आएंगे। आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़कर ही आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, हमेशा छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए मैं एक पहले हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग पहले तो पूर्ण वर्ग समझते हैं और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहीं पर इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूर्ण घन वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो मेरी 5 से 10 मिनट जो भी मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग को करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये आपका मैंने हेडिंग डाल दिया है, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है उसके अंदर कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड आ रहे हैं वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। और फिर इसी पे हम लोग ये भी ज्ञात करेंगे कि पूर्ण घन गुणनखंड कितना आएगा। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 36 मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कोई मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, और यहां से बेसिक से देखिए, कोई चीज अगर पता लगाना है हमेशा बेसिक से सोचेंगे और उसके बाद फिर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो 36 किस किस संख्या से कटता है आपको पता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब हमें यह पता लगाना है इसमें कितनी ऐसी संख्याएं जो इसके जो पूरा टोटल फैक्टर है, इसमें ऐसे इसके कितने फैक्टर हैं जो आपके पूर्ण वर्ग बन रहे होंगे। तो 1 आप देखिए भाई, इसका अगर मैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जिसका वर्गमूल लेने पर वो बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे 1 का अगर वर्गमूल लूंगा तो ये बाहर आएगा, अंदर रूट में नहीं रहेगा। 2 आपका नहीं हो सकता, 4 आपका देखिए बाहर आ जाएगा, मैं सर्कल कर दे रहा हूं, 9 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा कि 36 के जितने भी गुणनखंड हैं इसमें कितने पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड होंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे ही निकाल कर पता लगा सकते हैं। लेकिन अब सोचिए काफी बड़ी संख्या आ जाए, मान लीजिए 19,800 आ गया, अब उसके अंदर पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। तो उसी को हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे अभी तक कर रहा था, 36 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लीजिए, और जब 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब आपके जो भी यहां पर पावर है उसमें आप क्या करिए, अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो इसकी पावर में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो इसका पावर है, जो इसकी घात है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका पॉइंट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट वाले को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 2.5 आया, डिवाइड करने के बाद ये 0.5 हटा देंगे, आप 2 को ही काउंट करेंगे। अगर 1.5 आ रहा है तो इस 0.5 को हटा देंगे, 1 को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो ये फिलहाल कट ही गया। अगर 1.5 आता तब भी हम 1 ही लेते, तो 1 अगर आ गया तो उसमें 1 जोड़ देंगे,
हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इसके अंदर कितने पूर्ण वर्ग संख्या, कितने पूर्ण वर्ग फैक्टर आ रहे हैं। तो आपका ये 2 आ गया, इसमें 2 से डिवाइड करिए, ये 3 का स्क्वायर है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 1 जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 4। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा चलिए एक मैं 16 का एग्जांपल लेकर बताता हूं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। क्लियर है? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब 16 को अगर देखा जाए 16 के जो भी गुणनखंड होंगे उसमें कितने पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे 3। आप चेक कर सकते हैं 16 किससे किससे कटता है, 1 2 4 8 16। आप बताइए 1 आपका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, 4 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 भी है, तो कितने आंसर आ गए, 3 आ गए कि नहीं आ गए। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं लगाने की। और यहां पर आप देखिए जब तक ये चीज पता ना होता तो ये क्वेश्चन लगाने में काफी दिक्कत आपको हो सकती थी। तो मैंने क्या किया यहां पर, अब वैसे भी ये क्वेश्चन और आसान है, वैसे भले आपको टफ है, जब आपको नहीं पता होगा तभी टफ लगेगा, लेकिन जब ये पता चल जाएगा तो आपको इसलिए आसान लगा क्योंकि सारे ही नंबर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में ही ब्रेक हैं। तो यहां पर हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्या करना है 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 4.5। तो क्या मैं 4.5 में 0.5 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। तो गलती से 4 नहीं लिखना है, 4 में 1 जोड़ कर लिखना है 5, और इंटू करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.5, लेकिन 3 लिखना है और 3 में 1 जोड़ देना है, कितना आएगा 4। यहां देखिए 2 दूनी 4, 2 आया लेकिन 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 3। फिर 2 से करेंगे 1.5 आएगा, 1.5 हटा दीजिए, 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब सीधी सी बात है जो हमारा आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 4 1 5 कट रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। क्लियर है? फिलहाल तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए 5 से भी मल्टीपल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा आंसर, आपका आंसर ये आ गया। आपने देखा कि कई जगह जब क्वेश्चन आता है, जब भी गुणे में आता है तो अभी से आदत बना लीजिए कि कैसे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। फिलहाल आपको पता है कि छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, आप कर सकते थे, लेकिन जब ये आदत आप बनाएंगे तभी तो एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलो कि बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का आ गया, तब कैसे करेंगे। तो इसीलिए ऐसा कोशिश जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये प्रैक्टिस आपके अंदर आ जाएगी और फिर एग्जाम में आपको कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए चेक कर लेते हैं, 20 3 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब इसका जो आंसर था कितना था, मतलब इसमें जो ये संख्या आपको काफी बड़ी दिख रही है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा गया है, इसके अंदर कितने पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड होंगे तो उसको आप बता सकते हैं कितने होंगे, 120 होंगे। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पर मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं। ये हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया, तो मैंने 2 आपको बता दिया है, 2 चीज मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहीं पर आपसे मैं पूछ लेता हूं तीसरा कॉन्सेप्ट आज का, किसी भी संख्या में पूर्ण घन। इस पे आपका एसएससी 2017 मेंस में भी क्वेश्चन एक पूछा गया है, इसके बाद मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा तो उसको आप सॉल्व करिएगा। किसी भी संख्या में पूर्ण घन गुणनखंड वाली जो संख्या होगी, जो गुणनखंड होंगे वो कितनी बार आएंगे, तो उसको हम लोग को पता लगाना है। फिर इसका मैं एग्जांपल लेकर ही आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया मैंने 27 लिखा, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लिया 64। 2 एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 27 किससे किससे कटेगा, तो आप बोलोगे 1 से कटेगा, बोलिए 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, और उसके अलावा 27 से कटेगा। 64 किससे कटेगा, आप बोलोगे 1 से, 2 से, 4 से, ठीक है, 8 से, उसके अलावा 4 से हो गया, 16 से कट जाएगा, ठीक है, उसके अलावा आपका कट जाएगा ये 32 से कट जाएगा, 64 से हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कुछ चीज छूट तो नहीं रहा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किससे किससे ये कट रहा है। तो अब यहां पर मैं आपको समझा क्यों रहा हूं कि कैसे इसका फॉर्मेट बनता है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो 27 के कितने हमें क्या निकालना है, पूर्ण घन। तो एक आपका हमेशा पूर्ण वर्ग भी बना रहा होगा, पूर्ण घन भी बना रहा होगा, एक होगा 9 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये पूर्ण वर्ग है, और 27 एक बना रहा होगा। तो इसमें 27 में अगर मैं पूछूं कि कितनी पूर्ण घन वाले फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, तो आप बोलोगे 2। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। एक आपका बनाएगा 8 बनाएगा और 64 बनाएगा। क्यों? 64 4 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब।
तो यहाँ पर 64 में कितने आ रहे हैं 3। अब इसको भी मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। तो 27 को क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6। अब आप ध्यान समझिएगा, सारा रूल वही है, बस जैसे वहां पर आप 2 से डिवाइड करते थे ऐसे यहां पर आप 3 से डिवाइड करेंगे। रूल वही है, जो भी पॉइंट में आएगा उसको नहीं लिखेंगे, उसमें 1 जोड़कर लिखेंगे। तो 3 में आप 3 से डिवाइड करिए। अच्छा 1 क्यों जोड़ना है, ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा। एक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, एक मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सभी जगह आपको 1 आना ही आना है, इसलिए वो 1 को जोड़ा जा रहा है। क्लियर है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 2। यहां आप देखिए, इसमें 3 से डिवाइड करिए, 2 आया, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 3। यही देखिए आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पे 2017 में इसमें पूछा गया था, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो लगभग मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स थे मैंने सारे बता दिए हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि ये भी गुणनखंड होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो 3 वीडियो में आपको पूरा फैक्टर के बारे में सीखने को मौका मिला। अभी भी सोचिए मैंने एक चीज छोड़ रखा है रिमाइंडर थ्योरम के लिए। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन का, फिर यहीं पर वीडियो हम लोग फिनिश करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सीजीएल मेंस में। आपके सामने बोर्ड पर ये 4 क्वेश्चन है और अभी आपने ये आपका 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। तो अभी मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। क्वेश्चन ये है, यदि n बराबर 9 की पावर 9 तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। और इसका मतलब विभाज्य होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 3 लैंग्वेज की तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाजकों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कितने संख्याएं हैं जो उसको विभाजित करती हैं। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो n बराबर, ये प्राइम में है नहीं तो मैं इसको 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 9 लिखूंगा। तो n बराबर क्या मैं 18 लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा। और जैसे ही मैंने 18 लिखा, अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा भी था कि अगर जो भी अभाज्य संख्या अगर ये बन गई तो इसकी पावर जो भी होगी इसमें हम पूर्ण घन होगा तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, पूर्ण घन होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना जाएगा 3 छंग 18 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया 7। बताइए क्लियर है। और वैसे भी चेक कर सकते हैं आप, 3 की पावर 18 है तो आप खुद बताइए 3 की पावर 0 तो रहेगा ही रहेगा। फिर ये जो 18 है, क्या मैं इसको, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आगे क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब लिख सकता हूं, फिर 3 की पावर 6 लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं आप खुद बताइए। इसको मैं 3 का स्क्वायर जो भी होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकता हूं। भाई ये इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, ये 3 की पावर 6। तो बताइए कहीं ना कहीं ये नंबर जो होगा इसका क्यूब ही तो बना रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 की पावर 9, फिर 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। बताइए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उम्मीद है कि इस तरीके से काफी लोग करते हैं। अगर तरीका पता होता तो 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था। क्लियर है। सोचिए सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन था, तरीका पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे, नहीं तो फिर आप ऐसे ही इसमें। और देखिए एक ऑप्शन आपका 6 वाला भी है, क्योंकि यहां से भी एक फैक्टर आ रहा होगा, बहुत लोग छोड़ देते हैं ना इसको, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहां पर भी आपको फंसा सकता है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन को, इसका आप सॉल्व करिए, इसको आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो पूछा गया है इस तरीके से, पावर दिया गया और बोला गया n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कुल कितने इसके फैक्टर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इनटू में दिया है, ये प्लस में दिया है, तो आप क्या करोगे, जो मिनिमम होगा वही कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे n बराबर, ठीक है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने कॉमन लिया तो बताइए अंदर की साइड क्या आ रहा है, 1 + 4 प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा ना 16, और फिर 4 का क्यूब बचेगा 64। इसको जोड़ लिया जाए 80 80 5 85, तो यह कहा जाएगा 4 की पावर 11 इंटू 85। और 85 को क्या हम लिख सकते हैं, 17 × 5 = 85 ना, ठीक है। तो ये आपने, ये देखिए ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइजेशन में, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये प्राइम में है 4, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 2 की पावर में बदल दूंगा। तो 2 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 22। तो हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। और जैसे ये फॉर्मेट में आया तो आपको तो अच्छे से पता ही है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 22 में 1 जोड़ देंगे 23, और ये 2 और ये 2,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर होगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा, 4 से कटना चाहिए, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और 23 से कटना चाहिए, तो 23 से ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया? ये मैंने अभी बताया, अभी भले छोटा मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन ये आपको ऑप्शन में जाकर देखना पड़ेगा। जब इस तरीके से अप्रोच आपका बढ़ेगा ना, तो आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। बोलते हैं कि सर कैसे आप हर जगह अप्लाई कर देते हैं, वो चीज ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो यहां पर इसको आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 92। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और आसान सा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी इसके बाद भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा, तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा। इसमें पूछा गया, ये देखिए, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है मैं अगर इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, बोलेंगे ठीक, और ये 3 से कट रहा है, तो मैं इसमें से अगर 3 निकालूंगा तो ये 1001 आएगा। सोचिए एग्जाम का क्वेश्चन है, और जैसे 1001 आया तो इसको मैंने आपको मोटी हेडिंग में भी वहां लिखवा दिया था कि 1001 आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक मैजिक नंबर है जिसमें किसी भी 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया भी था, 1001 में 231 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 231 बताया भी था। ठीक है, तो ये आप बताइए। और इसमें एक पॉइंट और मैंने लिखाया था, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 7 × 11 × 13 होता है। 7 × 11 × 13 होता है। अब आप बताइए, मैंने क्वेश्चन ये भी बताया था, पूछा था आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो गलती से भी ये ना बता दीजिएगा। उसके लिए मैं कई बार आपको बीच बीच में रिवाइज भी करा दे रहा हूं। 1009, ये आप ध्यान रखिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बताइए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 11 × 13, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। आप देख रहे हैं सारे ही नंबर डिफरेंट हैं और सारे ही क्या अभाज्य हैं, तो काउंट डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया? 6। बताइए, आसान है कि नहीं है? बताइए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप गलती से 1 ना लगा दीजिए, पता चला कि 1 भी आपने काउंट कर लिया और एक आंसर यहाँ पे देखिए 7 भी है। क्या पूछा है? अभाज्य, न कि गुणनखंड। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहा है? बी ऑप्शन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 पे पूछा गया है 420 के कुल विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 420 का सबसे पहला काम क्या है? उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 420 का फैक्टर जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 6 यहां से आएगा, 1 2 यहां से आएगा, 2 का स्क्वायर, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा और एक 7 आएगा। चेक कर लीजिएगा, आपका ही आ रहा होगा। ठीक है हाँ ठीक है। तो यहां पर कुल विषम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है, और जब योग आपसे पूछा जाएगा तो ये बताइए, जब विषम चीज पूछी जाती है, क्या हमारा 2 से कोई मतलब है क्या? विषम जब निकालेंगे 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 की पावर 0 आता है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अब आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। तो इसको जब आप चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा अब ये नहीं कि बार बार लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ये लिखना नहीं है। ये आपको माइंड में आपको ये चीज सेट करना पड़ेगा। ये मुजवानी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे 5 देखा, तुरंत दिमाग में आया 5 1 6, तो इसका मतलब अगर 6 आ गया तो हमारा जो भी ऑप्शन आएगा 6 का मतलब 3 से कटना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, क्या 3 से कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? ये भी 3 से कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? एक बार में देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये संख्या 7 और 1 8, इसका मतलब जो भी ऑप्शन आएगा 8 से कटना चाहिए। तो चलिए इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? इसमें 4 जोड़ दीजिए। क्या 102 8 से कटेगा? 102 8 से कटेगा? नहीं कट पाएगा। ये गया काम से। इसमें 4 जोड़, ये जब गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन जरूर 8 से कट रहा होगा। 4 जोड़ कर चेक कर लीजिए। 4 क्यों जोड़ना है, ये सब मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आपको देखिए 18 लेक्चर है, लेकिन आप शुरुआत से जब देखेंगे ना, एक बार विश्वास मानिए, अगर आप डायरेक्ट 18 लेक्चर में जुड़े हैं या कहीं भी जुड़े हैं, 20 से अगर कहीं जुड़े हैं, तो आप एक बार शुरुआत करिए शुरू से। अब फिर आप जब पूरा कंप्लीट जब नंबर सिस्टम में यहां करवा दूंगा, फिर आप टैली करिएगा और कमेंट एक बार जरूर करिएगा कि पहले हमारा नंबर सिस्टम क्या था, अब क्या है।
पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, अब हमारे पास तरीका क्या है, यहाँ बहुत सारे आपके पास अस्त्र शस्त्र भी आ चुके होंगे कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी करके यहीं पर हम लोग वीडियो फिनिश करेंगे। तो आज हमारा लोग का फैक्टर भी फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लगभग आपका 4 पार्ट जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉमन फैक्टर, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लिया जाए। और कुछ इस तरीके से भी लैंग्वेज देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। 540 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, और ये मैं शुरुआत से ही आपसे बोल रहा था। ठीक है, एक इस तरीके से पूछा जा सकता है और एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 540 में कितने विभाजक हैं या भाजक हैं। ये चीज मैंने बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लैंग्वेज में थोड़ा घुमा सकता है। तो 540 का अगर निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो 27 दूनी 54 होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे ब्रेक करते हैं, 27 दूनी 54 और इसमें भी एक 2 है और एक वहां 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर आ गया और 27 का मतलब क्या होता है 3 का क्यूब। ठीक है, और उसके अलावा क्या बचा, एक 5 बच गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे यहां चेक कर सकते हैं आप, यहां पर आपका आ जाएगा 1 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर चेक कर लिया करिए कि हमारा फैक्टर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपको पता है कि 2 के आगे क्या आएगा 3, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। फिलहाल सारे ही ऑप्शन है, और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। फिलहाल आप मल्टीप्लाई ही कर लोगे, 4 3 12 देखिए, और 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका आंसर आ चुका। लेकिन ये क्वेश्चन लेने का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि यहां पर लैंग्वेज इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, और एक बार इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग 80% स्टूडेंट यहां पर फेल हो जाते हैं ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, एक बार आप जरूर ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए, तब से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताता हूं। ठीक है, इसको आप ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। यहां पर मैंने कल आपसे बोला भी था, कुछ इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5120 में भाजकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर वही पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दिया, जो 80 का मल्टीपल गुणज हो, ठीक है, 32 का मल्टीपल हो, 160 का मल्टीपल हो, इस तरीके से कंडीशन दे सकता है। कल मैंने आपको समझाया भी था, ब्रीफ किया था। तो अब ये क्वेश्चन भी है और आपके पास ऑप्शन भी है, अगर जिनका आंसर आया हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए यहां पर 5120 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और मैंने आपको एक चीज ये बताया भी है, सारे पावर्स आपको याद होने चाहिए। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक याद होना चाहिए, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक याद होना चाहिए। तो इस तरीके से जब पावर याद करते हैं ना, तो ये आपके कैलकुलेशन में काफी हेल्प करता है। पूरे घातांक करने में आप देखिएगा आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। तो आप जैसे ही 5120 देखें तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 512 गुणे 10, और 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। अब कैसे मैंने जल्दी लिखा, जिनको नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो पूरा 512 का फैक्टर निकालेगा। 512 2 से काटा, 2 से काटा। अब जिसको याद होगा तुरंत लिख देगा। और इस 10 के अंदर भी 2 है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि ये जो आपका आएगा 2 की पावर 10 गुणे 5। ये हमने ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा होता नंबर ऑफ फैक्टर 10 और 1 11, और इसमें 1 है तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। और देखिए एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन भी दे दिया, मान लीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन तो मैंने अपने से डिजाइन किया है, तो ऑप्शन भी इसी तरीके से किया है। तो जैसे पहला ऑप्शन इस तरीके से दे दिया, काफी लोग कंफ्यूज हो गए, पता नहीं मार दिया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर यही समझने वाली बात थी कि आपको यहां पर पूछा है 80 का मल्टीपल। 80 का मल्टीपल, तो 80 कब आता है? 80 का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 16 पंजे 80 होता है। ध्यान दीजिएगा, 16 पंजे 80 होता है। इसका मतलब 16 कब आता है? जब 2 की पावर 4 आप लिखते हो तभी 16 आता है। और 2 की पावर 10 अगर है तो ये 4 है, तो बचा कितना 6, और ये 5। तो बताइए 16 पंजे ये 80 आ जाएगा। तो मैं इसको 2 की पावर 5 4 × 5, क्या ये आपका 80 बना दिया? और इसको आपने साइड निकाल लिया, इसको साइड में कर लिया, बचा कितना 2 की पावर 6। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? फिलहाल ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही मान लीजिए 3 4 और भी फैक्टर्स यहां पर होते, पावर में होते, तो ब्रैकेट में लिखे होते तो आसान होता, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब सीधी सी बात है, ये अगर इनटू में है तो यहां जो भी होगा इसको बस आप निकाल लीजिए, और ये हमेशा इसका मल्टीपल हमेशा बनाएगा, क्योंकि इनटू में। और ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए और कितना आ जाएगा आंसर 7। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन।
तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछा 160 क्या होगा, 160 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 160 का मतलब क्या हो जाएगा 32 इंटू 5। भाई सीधी बात से 80 है तो एक दो और चाहिए, तो एक दो और निकाल लेंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा 5 बच जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। एक क्यों जोड़ने आपको अच्छे से पता है, क्लियर है। तो चलिए यहां तक आपका हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन मैंने अभी बोला है इसको करने के लिए, तो जिसका भी आंसर आया है तो इसको कमेंट करें और बताएं हमारा आंसर क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है पहले तो क्वेश्चन आप रीड करिए। क्वेश्चन ये है, यदि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान समझिएगा, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, क्लियर। अब आपको बताइए यहां पर अगर मैं इन दोनों में से 3 की पावर 13 कॉमन ले लूं, ठीक है, इसमें से, तो बचेगा क्या, एक बार 3 बचेगा और यहां +1 बचेगा और माइनस क्या बचा 12, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर आपका आ गया कहीं ना कहीं इंटू 4 आ गया, -12 आ गया। अब इन दोनों से देखिए इंटू में 4 है, यहां भी 4 कहीं ना कहीं है, तो इन दोनों में सब 4 कॉमन ले लेंगे और जैसे 4 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 3 की पावर 13 माइनस 3। बताइए 3 की पावर 13 माइनस 3 आ गया। अब यहां पर एक बात और समझिएगा ध्यान से, यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 4 इंटू 3 ये 12 कॉमन आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 12 माइनस 1। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आ गया, वैसे मुझे ये कॉमन फैक्टर में आपको बताना चाहिए था, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में लिखा था अभाज्य गुणनखंड, इसलिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। ध्यान समझिएगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर में जब आपकी यहाँ 1 हो या कुछ भी संख्या हो, अगर ये खास तौर से अगर 1 है तो अगर इसकी पावर 12 है तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसकी पावर 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी पावर सम है तो ध्यान दीजिएगा, इसकी पावर अगर पावर सम है तो हमेशा ये वाली जो संख्या होगी वो हमेशा 3 + 1 और 3 - 1 से कटती है। अगर इसकी पावर विषम है और ये पावर सेम होना चाहिए, पावर अगर विषम है तो हमेशा वो उसके अंतर से, इसके अंतर से हमेशा कटेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 4 आ रहा है और यहां पर 2 आ रहा है, क्या कोई संख्या है जो आपकी कट रही, नहीं कट रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, इसका मतलब 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप 81 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। और 1 ऐसा है कि कुछ भी एडजस्ट कर सकता है अपने साथ, 3 4 कुछ भी हो तो वो इसके साथ ही देखते हुए एडजस्ट कर लेगा। तो अब बताइए जैसे ही पावर विषम है और सेम है तो इसका अंतर, तो इसका अंतर क्या आ गया 80। इसका मतलब ये संख्या 80 का भी 80 से कटना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो आपको ये इतना जो टाइम लग रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन में ये चीज नहीं देखा कि अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो कुछ ऐसा आपको पावर में ब्रेक करना पड़ेगा जहां से हम क्वेश्चन को जल्दी पहुंच जाएं। तो 3 की पावर आप इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 6, और 3 की पावर 6 का स्क्वायर जब लिखेंगे, और 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर अगर 6 की बात करें तो ये आपका होगा 729, और माइनस देखिए 1 का स्क्वायर हो गया। अब फिर पावर अगर सम है तो बताइए एक बार हम लोग इसको जोड़ेंगे 729 + 1 और एक बार घटाएंगे 729 - 1, तो ये फिलहाल तो ये तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं आएगी, लेकिन यहां से देखें 729 + 1 जब आप करेंगे तो 730, ये भी अभाज्य नहीं आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं 730 को मैं 73 × 10 लिख सकता हूं कि नहीं। इसका मतलब ये संख्या 73 से अभाज्य गुणनखंड आपको बताना था, तो इसका मतलब इसके अंदर एक 73 आपका क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, संख्या है, वो आपको अच्छे से पता था। और इसीलिए मैंने ये बोला था ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये मुझे कॉमन फैक्टर बताना था, लेकिन यहीं पे मैंने बता दिया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये आपका लेवल 3 था, जहां पर क्वेश्चन का लेवल और आपका टफ होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा और उसके बाद फिर हम लोग कल दोबारा मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।